नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रिक्स की बैठक पर दुनिया की नजरें। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट शुरू हो रहा है, जहां एक तरफ दुनिया बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है, वहीं रूस में 40 देशों के प्रमुख जुटे हैं। रूस, जिस पर इस समय अमेरिका और पश्चिम के देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कजान पहुंच गए हैं। सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन एक नजर उन खबरों पर भी जिन पर आगे होगी बात। इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम की कोशिश में अमेरिका, इजरायल के खिलाफ मिडिल ईस्ट के देशों ने ईरान को दिया समर्थन। शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर बांग्लादेश के राष्ट्रपति का बड़ा खुलासा, हसीना ने इस्तीफा दिया, इसके कोई सबूत नहीं। और चलते चलते बात पैदल चलने वालों के लिए सख्त नियमों की। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट शुरू हो रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए कजान पहुंच गए हैं। ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा ले रहे हैं, यानी हिंदुस्तान, चीन और रूस के प्रमुख कजान में हैं। और इनकी मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस समय दुनिया में बड़ी जंग की आहट सुनी जा रही है। अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो अब ब्रिक्स को अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ मची हुई है। और पश्चिमी देशों के लिए ब्रिक्स हर तरह से चुनौती बन गया है, चाहे वो सैनिक शक्ति का मामला हो या आर्थिक शक्ति का। और इस समय लड़ाई कई मोर्चे पर चल रही है। रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ इजरायल की लेबनान से जंग चल रही है। ईरान इस जंग में किसी भी दिन शामिल हो सकता है, तो चीन और ताइवान के लिए कभी भी जंग शुरू हो सकती है। पश्चिमी देश, खास तौर पर अमेरिका और उसका नाटो गठबंधन अभी तक ये मानकर चल रहा था कि अगर जंग होती है तो हिंदुस्तान का समर्थन पश्चिमी देशों की तरफ रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान शुरुआत से ही रूस से अपनी दोस्ती का ऐलान करता रहा है। और ब्रिक्स सम्मेलन से एक दिन पहले ही भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर एक समझौता किए जाने की खबरें हैं, जिसके तहत दोनों ही देश अपने सैनिकों को पीछे हटाने के साथ ही फिर से पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। कथित तौर पर यह समझौता देप्सांग और डेमचोक इलाकों में पेट्रोलिंग को लेकर है। इस जानकारी के सामने आने के बाद ही पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता की उम्मीद और बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दो पक्षीय बैठक हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तो पीएम मोदी की मुलाकात पहले से ही तय है। दोपहर को 4 बजे पुतिन के साथ पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी कजान पहुंचे हैं। पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से भी मुलाकात की बात कही जा रही है। और इन मुलाकातों से अमेरिका भी चिंता में दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले को लेकर तनाव चल रहा है। अमेरिका की तरफ से इस मामले में हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ पर भी आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले कनाडा ने भी हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के आरोप सीधे सीधे हिंदुस्तान पर लगा दिए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कनाडा ने इसमें हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल पर भी आरोप लगाए हैं। और कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ माना जा रहा है, क्योंकि कनाडा ने भी कहा है कि उसे जो सूचनाएं मिली हैं वो अमेरिका ने ही उपलब्ध कराई हैं, और सिर्फ सूचनाएं हैं, सबूत नहीं है। यानी अमेरिका हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कजान में चीन और रूस के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग और मिडिल ईस्ट के हालात पर बैठक में चर्चा जरूर होगी, और इसी पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में मेजबान रूस के अलावा ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, ईरान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसके साथ ही यूएई, अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बोलीविया, कोंगो, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मलेशिया को भी बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। रूस की तरफ से मॉरिटानिया, मेक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, निकारागुआ, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला, वियतनाम, सर्बिया और फिलिस्तीन को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। यानी करीब 40 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जिसमें अब बात होगी मिडिल ईस्ट की। इजरायल 1 साल से हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से लगातार संघर्ष कर रहा है। इस लड़ाई के चलते मिडिल ईस्ट में अशांति फैली हुई है।
और अब मिडिल ईस्ट में इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। इसका असर सऊदी अरब और इजराइल सामान्यीकरण समझौते पर भी पड़ा है। एक तरफ इजराइल और सऊदी अरब के बीच बढ़ रही दोस्ती टूट चुकी है, तो अब तक ईरान के खिलाफ रहने वाला सऊदी अब उसके साथ चलता दिखाई दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इराक और ओमान सहित क्षेत्र के अन्य देशों की यात्रा करने से पहले सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण को लेकर भी बातचीत हुई। इस महीने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी। इस बैठक में खाड़ी देशों ने ईरान को यह आश्वासन दिया कि इजराइल के साथ उसके युद्ध में वो तटस्थ रहेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि जब तक इजराइल फिलिस्तीनी राज्य के लिए अपने रुख को नहीं बदलता, तब तक सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य नहीं करेगा। इस बीच इजराइल की कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि उसकी कार्रवाई में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। और इस बीच खबर यह है कि अमेरिका ने अपना एक दूत लेबनान भेजा है। बेरूत में लेबनान सरकार से उनकी मुलाकात की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका युद्ध विराम की कोशिश में है। 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम कराने पर जोर दे रहे हैं, और इस बीच इजराइल ने गजा में एक बार फिर हमला किया है। इस हमले में 33 लोगों की जान चली गई। एक बार फिर जबालिया के रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया गया, जिसमें 18 लोगों की जान गई है। गजा के साथ ही इजराइल ने लेबनान में भी रात भर हमले किए। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के साथ ही आम लोग भी इजराइल के हमले का शिकार हो रहे हैं, और अब तो वो यूएन के सुरक्षा बलों को भी निशाना बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL ने एक बयान जारी कर कहा कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में शांति सैनिकों के वॉच टावर को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया है। यूनिफिल में इजरायली सेना ने अपने कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो बांग्लादेश में इस समय अंतरिम सरकार काम कर रही है। मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार की भूमिका में है। वो ही सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, जबकि शेख हसीना 2.5 महीने से हिंदुस्तान में निर्वासित जीवन बिता रही हैं। लेकिन इस बीच बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना को ना तो पीएम पद से हटाया गया है और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। जब वो बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान जा रही थी तो 2 बार उन्होंने फोन जरूर किया था, लेकिन अपना इस्तीफा नहीं सौंपा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यह बयान सोमवार को बांग्ला दैनिक मनाब जमीन के साथ इंटरव्यू के दौरान दिया। अखबार ने शहाबुद्दीन के हवाले से कहा कि मैंने सुना है कि हसीना ने बांग्लादेश से भागने से पहले पीएम पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। राष्ट्रपति ने 5 अगस्त की घटना के बारे में बताते हुए कहा कि सुबह करीब 10:30 बजे हसीना के आवाज से फोन आया और बताया गया कि हसीना उनसे मिलेंगी। ये सुनकर मैंने तैयारी शुरू करा दी थी। 1 घंटे के भीतर एक और कॉल आई, जिसमें कहा गया कि वो नहीं आ रही हैं। इसके बाद टीवी पर खबर आई कि हसीना देश छोड़कर भाग गई हैं। उस समय हर जगह अशांति फैली थी। मैंने अपने सैन्य सचिव मेजर जनरल मोहम्मद आदिल चौधरी से इस पर गौर करने के लिए कहा। उनके पास भी कोई जानकारी नहीं थी। हम इंतजार कर रहे थे और टीवी देख रहे थे। टीवी से पता लगा कि शेख हसीना मुझे बताए बिना देश छोड़कर चली गई है। जब सेना प्रमुख जनरल वेकर बंग भवन आए तो मैंने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जवाब वही था। उन्होंने भी सुना था कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन शायद हमें सूचित करने का समय नहीं मिला होगा। जब अब सब कुछ नियंत्रण में है तो एक दिन कैबिनेट सचिव हसीना के त्यागपत्र की एक प्रति लेने आए। मैंने उनसे कहा कि मैं भी इसे ढूंढ रहा हूं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में अभी भी शेख हसीना ही प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। फिलहाल यह बात भी सच है कि शेख हसीना को जन विद्रोह के बाद देश छोड़ना पड़ा और उनका अब देश लौटना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। और यह सच है कि हसीना ने भले ही इस्तीफा नहीं दिया हो, लेकिन उनके लिए पीएम की कुर्सी हासिल करना असंभव ही है। अब चलते चलते बात पैदल चलने वालों की। आसपास कहीं जाना हो तो हम पैदल ही जाना पसंद करते हैं। पैदल चलने के लिए किसी तरह के नियमों के पालन की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नियम है भी और उसे तोड़ भी दिया जाता है तो भी कोई सजा नहीं मिलती। लेकिन अगर आप दुबई में हैं तो संभल कर चलें, क्योंकि यहां के नियम बड़े सख्त हैं।
गल्फ न्यूज के मुताबिक दुबई पुलिस स्टेशन ने लोगों को खतरनाक तरीके से सड़क पार करने और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी करने पर जुर्माना लगाया है। उनके ऊपर 400 यूएई दिरहम का जुर्माना लगाया गया है। यूएई का एक दिरहम हिंदुस्तानी करेंसी के हिसाब से 23 रुपए होता है, यानी करीब 9,000 से ज्यादा का जुर्माना पैदल चलने वालों को ट्रैफिक नियम तोड़ने के बदले देना पड़ता है। दुबई का कानून जे वॉकिंग पर सख्त है। जे वॉकिंग यानी बिना अनुमति या निर्धारित स्थान के सड़क पार करना। जब कोई शख्स ट्रैफिक सिग्नल या जेब्रा क्रॉसिंग की अनदेखी करके सड़क के बीच से या फिर ऐसी जगह से सड़क पार करता है जहां से क्रॉसिंग की अनुमति नहीं है, तो इसे जे वॉकिंग कहा जाता है। 2023 में 44,000 से ज्यादा लोगों पर जे वॉकिंग का जुर्माना लगाया गया। इसलिए अगर आप कभी दुबई जाएं और मजबूरी में ही सही आपको पैदल सड़क पर चलना पड़े तो ध्यान रखें, ट्रैफिक के नियमों का पूरी सख्ती के साथ पालन करना होगा। तो आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।